ये एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर में सीआरपी के साथ अटैच ये है प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 परीक्षा, इसको हिंदी में कहते हैं परीक्षा अधिनियम। ठीक ना। अब सेक्शन 3 ये परीक्षा इसमें है और सेक्शन 4 ये है। और सीआरपीसी की जो दंड प्रक्रिया की संहिता है सीआरपीसी में 1973 उसमें भी सेक्शन आपका है 360। ठीक है ना। इसके अंतर्गत भी अभियुक्त को परीक्षा पर छोड़ा जाता है और परीक्षा अधिनियम सेक्शन 4 के अंतर्गत भी अभियुक्त को परीक्षा पर छोड़ा जाता है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है, अमूलचूल अंतर है। ठीक ना। अब जो ये है 360 ये कब लागू होती है? 360 जो है ये सीआरपीसी जिसमें ये परीक्षा जो है दिया जाता है अभियुक्त को, इसमें है कि कोई भी अभियुक्त जो है तो उसकी उम्र जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? अधिक। ठीक, 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। एक शर्त ये है। दूसरी शर्त यह है कि जो अपराध कारित किया गया है वो 7 वर्ष तक उसमें सजा हो, बस ज्यादा ना होना चाहिए। कि कारित अपराध जो हो उसमें 7 ईयर्स की कारावास हो। ठीक है ना। ये कोई भी जो है अपराधी 21 उम्र से अधिक हो, 21 वर्ष से ज्यादा हो और कारित अपराध जो किया है उसमें 7 साल का ही कारावास हो, इससे अधिक न हो। स्त्री के मामले में है कि मृत्यु या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। ठीक है। ये दंड तो उसको दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 360 के अंतर्गत आप उसको न्यायालय जो है परीक्षा पर छोड़ सकता है। किसके अधीन? पर्यवेक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत जो है उसको परीक्षा पर छोड़ सकता है। ठीक है ना। तो ये है ये। और ये सेक्शन में, इस सेक्शन में परीक्षा अधिनियम 1958 में एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक ना। एज का कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक ना। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, किसी भी उम्र का जो है अपराधी के संदर्भ में ये सेक्शन 4 लागू हो सकता है। लेकिन इसमें जो है 360 सीआरपीसी में जो परीक्षा का प्रावधान है उसमें 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए अपराधी की, और कारित अपराध जो 7 वर्ष से कारावास के दंडनीय होना चाहिए तक, उससे अधिक नहीं। स्त्री के मामले में मृत्यु या कारावास करना नहीं होना चाहिए। ठीक ना। तो इसमें कोर्ट जो है वो अभियुक्त को परीक्षा के पर छोड़ सकता है। ठीक है। तो ये आपके अंतर हैं आपके परीक्षा अधिनियम 1958 और संहिता दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जो सेक्शन है 360 में, दोनों में अंतर है। जहाँ ये सेक्शन लागू होगा वहाँ ये नहीं लागू होगा, जहाँ ये लागू होगा यहाँ ये नहीं लागू होगा, और दोनों सेक्शन एक साथ कभी नहीं लागू होगा। इसमें ये मूलभूत जो है दोनों में अंतर है। ठीक ना। अब बात आती है नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन आपका है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या है इसके बारे में आपको हम बताते हैं। सेक्शन 5 क्या है? ठीक ना। सेक्शन 5 परीक्षा अधिनियम सेक्शन 5 में यह है कि कोर्ट जो है अगर कोई अभियुक्त जो है अपराध कारित किया है और अपराध से जो है व्यथित पक्षकार को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अभियुक्त से प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है और उस मुकदमे के खर्चे का भी आदेश दे सकता है। जो
कार्रवाइयों में लगे। ठीक ना, ये सेक्शन आपका 5। सेक्शन 5 है कि कोर्ट जो है, जो अभियुक्त ने जो अपराध कारित किया गया है और जिस व्यक्ति की क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिकर का आदेश पारित करेगा, या जो खर्चे लगे हैं कार्यवाही के दौरान वो खर्चे जो है अभियुक्त को देने के लिए बाध्य कर सकता है, आदेश दे सकता है। आपका सेक्शन 5 पर्यवेक्षण नियम का ये है। ठीक ना, हाँ। अब सेक्शन 4 में जो भी पर्यवेक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत होंगे वो होगा। इसी के अंदर एक लीडिंग केस हम बता दे रहे हैं आपको। सेक्शन 4 के अंतर्गत ये है, क्या है, ये लीडिंग केस है, अच्छा केस है, सुप्रीम कोर्ट का है ये है सीताराम पासवान। क्या नाम है? सीताराम पासवान, बनाम स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है। AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि वो कौन सी शर्तें हैं जिन शर्तों के आधार पर फुलफिल अगर होती हैं किसी अभियुक्त को जो है वो पर्यवेक्षण पर छोड़ा जाएगा। एक गाइडलाइन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक ना, वो गाइडलाइन क्या है? नंबर 1 क्या होना चाहिए? अभियुक्त का पहला अपराध होना चाहिए। अभियुक्त का पहला अपराध, ठीक ना, पहला अपराध होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा, और उसके द्वारा जो चोट कारित की गई है, इसके द्वारा अभियुक्त के द्वारा जो चोट कारित की गई है वो साधारण किस्म की होनी चाहिए। ठीक है, साधारण किस्म की होनी चाहिए। सिंपल नेचर की जो इंजरी हो वो सिंपल नेचर की होनी चाहिए, ग्रीवियस नेचर की नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, अभियुक्त का पहला अपराध होना चाहिए और अभियुक्त के द्वारा जो चोट कारित की गई है वो साधारण किस्म की होगी, इंजरी जो है सिंपल इंजरी होनी चाहिए। ठीक ना, ये दो चीजें जो हैं ये आवश्यक हैं। इन शर्तों का अगर जो है, इन आवश्यक चीजों का जो अगर पूर्ति होती है तभी किसी अभियुक्त को जो है वो पर्यवेक्षण पर छोड़ा जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि दोष सिद्ध को अभियुक्त ने साहस छिपाया ना हो। ठीक है ना, पूर्व दोष सिद्ध कौन होना चाहिए? पूर्व का होना चाहिए दोष सिद्ध। ठीक ना, अगर कोई अभियुक्त पूर्व में दोष सिद्ध है और उस फैक्ट को जानबूझ करके छिपा रहा है, ठीक है ना, तो उसको जो है पर्यवेक्षण पर नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक ना, तो अगर साहस है कोई अभियुक्त जो है अपने पूर्व दोष सिद्ध को छिपा रहा है तो ऐसे मामलों में पर्यवेक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग केस है सेक्शन 4 पर, बहुत अच्छा केस है और बहुत ही अप टू डेट केस है। इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इसको डिफाइन किया है किन अपराधों में और किस परिस्थितियों में किसी अभियुक्त को जो पर्यवेक्षण पर छोड़ा जाता है। ठीक ना, ये आपका ये गाइडलाइन है, लीडिंग केस है सेक्शन 4 का आपके पर्यवेक्षण अधिनियम का। ठीक ना, तो नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है 6। ठीक ना, सेक्शन 6 ये है, सेक्शन 6 ये है एक गाइडलाइन है कि अगर कोई जो है अपराधी 21 वर्ष से उम्र कम है, किससे कम है? 21 वर्ष से, 21 वर्ष से कम उम्र का अपराधी है। ठीक ना, 21 वर्ष से कम उम्र का अपराधी है और कारावास जो है वो आजीवन कारावास नहीं है, जिसमें दंड को दिया गया है वो कारावास है। ठीक ना, लेकिन वो आजीवन कारावास नहीं है, आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये ठीक है। और दंडनीय अपराध किया है और उसको दोषी करार किया गया, न्यायालय के द्वारा जो है वो उसको दोषी करार किया गया है।
दोषी करार किया गया है न्यायालय के द्वारा, ठीक है ना। तो उसको जो है कारावास के दंड के लिए तब तक नहीं उसको दंडित किया जाएगा जब तक जो है कोई कारण में अभिलेख में आप दर्ज नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो परिस्थितियां पर समीक्षा करेंगे, अपराध की प्रकृति करेंगे, अपराधी के चरित्र करेंगे, और अगर उचित समझते हैं तो धारा 3 और 4 के अधीन व्यवहार किया जाए, कोर्ट ये समझती है तो क्या करेगा, तो अगर वो कारावास से दंडनीय दंड पारित करता है कोर्ट, तो उन कारणों का अभिलेख पर लाएगा। कारणों को दर्शाना आवश्यक है, ठीक है, कारणों को दर्शाना आवश्यक है। किन कारण इसको हम परिवीक्षा पर नहीं छोड़ रहे हैं और इसको कारावास के दंड में दंडनीय अपराध में दंड दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उस कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए, मेंटी ये प्रोविजन है। अगर कारावास का दंड देता है तो उसके कारण को अभिलिखित करेगा, कौन करेगा, वो कोर्ट करेंगे, ठीक ना। अब अगर उसको सेक्शन 3 और 4 के अंदर कार्यवाही करना है कोर्ट को, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, एक जो है प्रोबेशन अधिकारी से जो है वो अभियुक्त के संदर्भ में एक रिपोर्ट तलब करेगा। क्या करेगा, रिपोर्ट जो है तलब करेगा, किसके, पर्यवेक्षण अधिकारी के द्वारा मंगाएगा, कोर्ट मंगाएगी कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे उनसे संबंधित अभियुक्त के बारे में रिपोर्ट मंगाएगा कि जो कथित अभियुक्त है इसके बारे में आप रिपोर्ट दीजिए, ठीक ना। तो पर्यवेक्षण अधिकारी जो है वो अभियुक्त के संदर्भ में अपराधी का चरित्र क्या है, जो रिपोर्ट देगा उसमें अपराधी का चरित्र क्या है, ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है, किसी अन्य जानकारी जो भी होगा उसके आधार पर वो रिपोर्ट देगा। और उस रिपोर्ट के आधार पर अगर न्यायालय संतुष्ट होता है तो सेक्शन 3 सेक्शन 3 भर्तसना और सेक्शन 4 पर्यवेक्षण पर छोड़ सकता है। किसको छोड़ सकता है, अभियुक्त को छोड़ सकता है, ठीक है। विचार करेगा, सम्यक विचार करेगा, परिशीलन करेगा, देखेगा, दस्तियां देखेगा, उसके बाद जो है सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत किसी अभियुक्त को जो है वो सेक्शन 3 अप्लाई करके भर्तसना पे छोड़ देगा, चेतावनी पर छोड़ देगा या पर्यवेक्षण पर छोड़ देगा। पर्यवेक्षण की कुछ शर्तें होती हैं, पर्यवेक्षण में जब छोड़ेगा तो पर्यवेक्षण जो अधिकारी हैं उनके पर्यवेक्षण में उनको छोड़ेगा, वहाँ जो है पर्सनल बॉन्ड और बंद पत्र और प्रभु के निष्पादन के आधार पर उसको पर्यवेक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आता है सेक्शन 6, ठीक है ना। अब बात आती है सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 क्या है, सिंपल सी बात है कि जो प्रोबेशन अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट जो होती है वो गोपनीय होती है, ठीक ना, उसको पब्लिसिटी नहीं किया जाता। लेकिन यदि अभियुक्त के की बात है, कोर्ट समझता है इसका होना चाहिए तो वो चीज कोर्ट कर सकती है। सेक्शन 7 आपका कहता है, ठीक है ना, क्या कहता है कि ये रिपोर्ट जो होती है पर्यवेक्षण अधिकारी की रिपोर्ट जो होती है वो गोपनीय होगी, ठीक ना, गोपनीय होगी, ठीक है। अगर आवश्यक है, कोर्ट समझता है तो उसको जो है ओपन कर सकता है, उसकी रिपोर्ट को ओपन कर सकता है अभियुक्त की हित की, ठीक है ना। अब सेक्शन 8 आपका क्या कहता है, सेक्शन 8 यह है कि पर्यवेक्षण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर शर्तों में जिन शर्तों पर पर्यवेक्षण दिया गया है तो उसमें संशोधन कर सकता है, हेर फेर कर सकता है,
ठीक है। न्यायालय किसी भी स्टेज पर जो है उसमें जनता के हित में, जनता के हित में जो परीक्षा की जो शर्तें हैं उसमें चेंजेस कर सकता है, बंद पद के शर्तों में परिवर्तन कर सकता है। और ऐसा करने के पहले अभियुक्त को सुना जाना आवश्यक है, ठीक है। अगर कोई चेंज कर रहा है, कोई शर्त चेंज कर रहा है तो अभियुक्त पक्ष को सुना जाना आवश्यक है, ठीक है ना, आवश्यक है भाई। उसको हियरिंग जरूरी है, उसके बाद आप मेरिट पर अपना कोई आदेश देंगे, ठीक है। तो इस आधार पर है, ठीक। और जब न्यायालय को समाधान हो जाए तभी जो है कोई आदेश पारित करेगा। अब बात आती है कि सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 ये कहता है कि परीक्षा के अंतर्गत जो भी अभियुक्त जो है परीक्षा के अधीन छोड़ा गया है, किसके पर्यवेक्षण में, परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में छोड़ा गया है और शर्तों का उल्लंघन किया गया है उसके द्वारा, क्या है वो जो परीक्षा में शर्त लगाई गई है उसका उल्लंघन अभियुक्त के द्वारा किया गया है, तो और न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि जो पर्यवेक्षण में है, परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में जो अभियुक्त रखा गया है उसने शर्तों का उल्लंघन किया है, तो क्या करेगा, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है और अभिरक्षा में जेल भेज सकता है और उसे मूल अपराध में दंडित भी कर सकता है, ठीक ना। अभिरक्षा में जेल भेज सकता है। तीसरा पॉइंट है मूल अपराध में, जिस अपराध में परीक्षा पर छोड़ा गया है मूल अपराध में दंडित कर सकता है, दंडित भी कर सकता है, ठीक ना। और ऐसा उल्लंघन अगर प्रथम बार हुआ है तो उसमें जो है अगर ये प्रथम बार किया है अभियुक्त ने तो उसमें 50 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है कोर्ट, ठीक ना। तो कोर्ट के अधीन ही जो है वो परीक्षा पर छोड़ा जाता है, उसी के निर्देशन पर्यवेक्षण पर छोड़ा जाता है। पर्यवेक्षण कौन करता है, परीक्षा अधिकारी करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बात आती है सेक्शन 10। सेक्शन 10 ये है परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत, इसके संदर्भ में आपको हम बताते हैं। सेक्शन 10 क्या है आपका, सेक्शन 10 इसमें यह है कि वो जो है सीआरपीसी के प्रोविजन जो है वो लागू होंगे। जो भी बंद पत्र है, बंद पत्र और प्रतिभूत, इसमें दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी लागू होंगे, 1973 के लागू होंगे। उसमें सेक्शन आपका है 121, 123, 124 और 373, ठीक है ना, 446, 447 और 448 और 449 ये सेक्शन सीआरपीसी जो है लागू होंगे। इस पे जो बंद पत्र और आपका प्रतिभूत जो है परीक्षा के अधीन आप बेल बॉन्ड या इस तरह का पर्सनल बॉन्ड जो है आप दाखिल कर रहे हैं अब इसके संदर्भ में, ठीक ना। तो 121, 123, 124, 373, 446, 447, 448, 449 ये सीआरपीसी के प्रोविजन लागू होंगे, यथा जो है होंगे, यावत शक्य लागू होंगे, यथा संभव लागू होंगे, लागू किए जाएंगे, ठीक है।